कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बेन को देखते हैं जिसके दादा उसे एक छुपे हुए खजाने की कहानी सुना रहे थे। इस खजाने के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। अब सालों बाद जब बेन बड़ा हो चुका था तो उसने कुछ और लोगों के साथ मिलकर उस खजाने को ढूंढने का फैसला किया। बेन को अपने दादा की कहानी से थोड़ा अंदाजा था कि ये कहाँ हो सकता है। उसके दादा ने उसे एक नोट दिया था जिस पर एक नाम लिखा था। उसने हिसाब लगाया कि ये नाम एक पुराने जहाज का है। उसके एक दोस्त रायली ने उस जहाज की लोकेशन का पता लगाने में उसकी मदद की। जब वो लोग इस जहाज को ढूंढने निकले तो बेन ने हिसाब लगाया कि वो जहाज जरूर बर्फ की इस चादर के नीचे छुपा होगा। उन्होंने काफी देर तक खुदाई की और आखिरकार जहाज मिल ही गया। बेन ने सबको ये खबर दी और फिर इयन का धन्यवाद किया जो उनका साथी था और इस पूरी खोज में सारा पैसा उसी ने लगाया था। हालांकि लोग बेन और उसके परिवार को हमेशा से पागल कहते थे क्योंकि वो एक ऐसे खजाने को ढूंढ रहे थे जिसके होने का किसी को अंदाजा ही नहीं था। खैर अब बेन अपनी टीम के साथ उस जहाज में घुसा। जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें एक कमरा मिला जिसमें बारूद के ढेर सारे डब्बे थे। थोड़ा और अच्छे से ढूंढने पर बेन को एक डेड बॉडी मिली जो एक डब्बे को पकड़ी हुई थी। जब उसने चेक किया तो उस डब्बे में एक पैकेज था और उसके अंदर एक पाइप थी। बेन सोचने लगा कि इस पाइप में इतना भी क्या खास है कि इसके लिए कोई अपनी जान दे गया। तभी उसने देखा कि पाइप पर कुछ लिखा था। उसने अपना खून इस्तेमाल करके समझने की कोशिश की कि आखिर उस पर लिखा क्या है। जब उसे वो लिखावट समझ आई तो वो समझ गया कि ये एक और सुराग है। ये बात इयन को बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना पैसा लगाने और खोजबीन करने के बाद भी उनके हाथ बस एक सुराग लगा था। इस बात से इयन बहुत चिढ़ गया, लेकिन बेन ने उस सुराग में छुपी पहेली को सुलझा लिया। उसने बताया कि एक अदृश्य नक्शे के बारे में है जो अमेरिका के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे छुपा हुआ है। जैसे ही बेन ने कहा कि इस दस्तावेज तक पहुंचना और उसका मिलना बहुत मुश्किल होगा तो इयन ने सीधा कह दिया तो चुरा लेते हैं उसे। इस बात से बेन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब इयन ने अपने आदमी शॉ को बेन पर बंदूक तानने को कहा, लेकिन इयन कहीं ना कहीं ये बात भी अच्छे से जानता था कि अगर बेन नहीं होगा तो आगे की पहेलियां कौन सुलझाएगा। इसलिए इयन ने बेन के दोस्त रायली को जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले की बात और बिगड़ जाए बेन ने एक फ्लेयर स्टिक जला दी और कहा कि अगर सब शांत नहीं हुए तो वो इसे बारूद पर फेंक देगा। सबको लगा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बेन ने वो फ्लेयर फेंक दी। पर इससे पहले कि वो नीचे बारूद पर गिर पाती इयन ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इयन ये जानता ही नहीं था कि उसके हाथ पर भी थोड़ा बहुत बारूद लगा हुआ है। अचानक उसके हाथ में आग लग गई जिसके बाद उसने फ्लेयर को छोड़ दिया और अब वो फ्लेयर स्टिक नीचे पड़े बारूद पर जा गिरी। बारूद की वजह से जहाज के फटने से पहले ही इयन और शॉ वहाँ से भाग गए और उन्होंने बेन और रायली को अंदर ही छोड़ दिया। लेकिन ऐन मौके पर बेन को एक गुप्त दरवाजा मिला जिसकी मदद से वो और रायली बच निकले। पूरा जहाज फट गया और इयन को लगा कि बेन और रायली अब मर चुके हैं। शहर लौटने के बाद बेन और रायली FBI के हेडक्वार्टर्स गए और उन्हें एक टिप दी कि कुछ ही दिनों में एक आदमी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने वाला है। लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर वो दोनों नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम गए जहाँ वो डॉक्यूमेंट मौजूद था। उन्होंने वहाँ के डायरेक्टर एबिगेल से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे वो कहानी सुनाई और बताया कि इस डॉक्यूमेंट के पीछे एक नक्शा छुपा है तो एबिगेल ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि उनकी सारी बातें झूठी हैं। जब वो एबिगेल के ऑफिस से निकल रहे थे तो दोनों ने उस दस्तावेज को देखा और उसे कुछ देर तक निहारते रहे। अभी अचानक बेन ने कहा कि हमें इसे चुराना होगा ताकि ये इयन के हाथ तो ना लग पाए। इस पर रायली ने कहा कि इसे चुराना इम्पॉसिबल है, यहाँ पर सिक्योरिटी देखी है तूने। इसके बाद उसने बेन को लाइब्रेरी में ले जाकर डिटेल में बताया कि ये डॉक्यूमेंट कितनी सिक्योर जगह पर है। लेकिन बेन ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना है कि वो इस डॉक्यूमेंट को वहाँ से हटाकर प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट कर दे। वहाँ सिक्योरिटी काफी कम है। हालांकि रायली को इस प्लान पर कुछ खास भरोसा तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो बेन की मदद करने के लिए मान गया। फिर दोनों ने प्लान ढंग से बनाना शुरू किया। उन्हें सबसे पहले एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स चाहिए और फिर प्रिजर्वेशन रूम के कोड्स चुराने होंगे। इसके लिए बेन ने एबिगेल को एक गिफ्ट भेजा जिसके अंदर एक स्पेशल केमिकल लगा हुआ था। फिर जब वो कोड डालने के लिए बटन दबाएगी तो वहाँ उसके फिंगरप्रिंट रह जाएंगे। और शुरुआत में तो ये प्लान बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसा बेन चाहता था, लेकिन दूसरी ओर इयन भी अपने कुछ आदमी तैयार कर रहा था ताकि एक डांस पार्टी वाले दिन म्यूजियम पर अटैक किया जा सके। पार्टी वाले दिन जब वो डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट हो गया, बेन स्टाफ का भेस बनाकर बिना किसी परेशानी के बिल्डिंग के अंदर घुसा। उसने वापस अपने कपड़े बदले और एबिगेल से मिला। एबिगेल उसे देखकर चौंक गई। बेन ने झूठ कहा कि उसने म्यूजियम को एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया है और फिर मौका पाते ही उसने एबिगेल का शैंपेन ग्लास चुरा लिया जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे। इसी बीच इयन और उसके आदमी भी म्यूजियम आ गए। वो एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए बिल्डिंग में घुसे। थोड़ी देर बाद बेन प्रिजर्वेशन रूम में पहुंच गया, लेकिन जब रायली कैमराज से उस पर नजर रखे हुए था तो इयन के एक आदमी ने उनका एक्सेस ब्लॉक कर दिया। बेन ने फैसला किया कि वो डॉक्यूमेंट को पूरे फ्रेम के साथ ही लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाएगा। जैसे ही वो बाहर निकला तो इयन और उसके लोगों ने उसे देखा और वो चौंक गए क्योंकि उन्हें तो लगा था कि बेन मर चुका है। उन्होंने उसे देखते ही उस पर गोली
गोलियां चलाई, लेकिन बेन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के उस डॉक्यूमेंट को आगे कर दिया। उस पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा था जिसने बेन को बचा लिया। आखिरकार किसी तरह बेन लिफ्ट में घुस गया और उसने डॉक्यूमेंट को उसके प्रोटेक्टिव कवर से बाहर निकाला। जैसे ही बेन बाहर निकलने लगा, उसने एबिगेल की नजरों से बचने की कोशिश की, जिसने ये कंफर्म कर लिया था कि बेन का नाम गेस्ट लिस्ट में था ही नहीं। इसके बाद बेन म्यूजियम के एक स्टोर में छुप गया, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ से निकलने लगा तो कैशियर ने सोचा कि वो डॉक्यूमेंट की कॉपी चुराने की कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल सेम साइज में वहाँ सेल पर थी। उसने बेन से कहा कि तुम्हें पेमेंट करनी होगी वरना सिक्योरिटी बुला रही हूँ मैं। बेन ने वहाँ से चुपचाप बचकर निकलने के चक्कर में कार्ड से पेमेंट कर दी, क्योंकि उसके पास ज्यादा कैश नहीं था। जब वो बाहर जा रहा था तो एबिगेल ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगी। जैसे ही बेन ने वो डॉक्यूमेंट राइली की वैन के पिछले हिस्से में डाला तो एबिगेल ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद बेन के हाथ में वो डॉक्यूमेंट देखकर एबिगेल समझ गई कि उसने क्या किया है। ये देखते ही एबिगेल चिल्लाने लगी, जिसके बाद बेन ने चुपचाप वो डॉक्यूमेंट उसे वापस कर दिया। इसके बावजूद भी जब वो आसपास की पुलिस को बुलाने लगी तो इयन ने उसे डॉक्यूमेंट के साथ देख लिया और अपने आदमियों को उसके पीछे छोड़ा। बेन ने एबिगेल को बचाने की कोशिश की, लेकिन इयन के आदमी उसे पकड़ कर ले गए। इसी बीच म्यूजियम गार्ड्स को पता चल गया कि डॉक्यूमेंट चुरा लिया गया है। तुरंत ही पूरा म्यूजियम लॉकडाउन में चला गया और FBI को बुला लिया गया। इयन ने वैन में एबिगेल से कहा कि ये डॉक्यूमेंट मेरे हवाले कर दो, लेकिन एबिगेल ने सीधे तौर पर मना कर दिया। अचानक उनकी वैन के सामने कुछ आ गया तो ड्राइवर को कट मारना पड़ा। इस झटके से पीछे मौजूद सभी लोग गिर गए और एबिगेल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तो नहीं निकल पाई, बस वैन के दरवाजे से लटक कर रह गई। उधर राइली और बेन ने उनका पीछा किया ताकि वो एबिगेल की मदद कर सके। थोड़ी देर बाद इयन एबिगेल से वो डॉक्यूमेंट लेने में कामयाब रहा। तभी बेन ने मौका देखकर एबिगेल को राइली की वैन में खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। वो लोग अब मेन रोड से हट गए, लेकिन जब इयन ने रुकने के बाद डॉक्यूमेंट खोला तो उसे पता चला कि वो तो नकली है। बेन उन्हें चकमा देकर भाग गया था। एबिगेल बहुत नाराज थी कि बेन ने वो डॉक्यूमेंट चुराया और अब वो किसी गुंडे के हाथ में है, लेकिन तभी बेन ने असली डॉक्यूमेंट निकाला और बताया कि उसने एक नकली भी खरीद लिया था ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो असली वाला सेफ रहे। बेन ने ये भी बताया कि मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट इसलिए चुराया था ताकि इयन उसे न चुरा ले, क्योंकि वो खजाना ढूंढने के लिए बेताब है। जब बेन और राइली ने सोचा कि डॉक्यूमेंट के पीछे कोई केमिकल लगाकर क्लू ढूंढते हैं तो एबिगेल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसे तो ये खराब हो जाएगा, लेकिन राइली ने उसे टेंशन ना लेने को कहा, क्योंकि वो भी ऐसा कुछ नहीं करने वाले जिससे ये डॉक्यूमेंट खराब हो। लेकिन उनके पास जो सामान तैयार पड़ा था वो बेन के घर पर है और बेन अब वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि FBI उन्हें ढूंढते हुए पहले ही वहाँ पहुँच गई होगी। उसके पास कैश नहीं था तो उसने म्यूजियम में अपना कार्ड इस्तेमाल किया था और अब उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा होगा। जैसे ही वो लोग वैन साइड में रोक कर सोचने लगे, बेन ने कहा कि कुछ जरूरी चीजें हैं जो खजाना ढूंढने में जरूर काम आएंगी, लेकिन वो सब मेरे घर पर है। उनमें से एक चीज फ्रैंकलिन नाम के इंसान के लिखे हुए कुछ लेटर्स थे जो उस खजाने से जुड़े हुए हैं। बेन को याद आया कि उसके पिता के पास उन लेटर्स की कॉपी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उनके पास जाएगा। एबिगेल ने उस डॉक्यूमेंट के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन बेन ने उसे रोक लिया। थोड़ी बहसबाजी के बाद वो भी उनके साथ जाने को मान गई, क्योंकि अब वो भी देखना चाहती थी कि आखिर ये क्या खजाना है। इसी दौरान FBI एजेंट सेड्यूस्की ने बेन के घर पर रेड की। उन्हें वहाँ बेन की काफी सारी चीजें मिली, वो चिट्ठियाँ भी जिनके बारे में बेन बात कर रहा था। साथ ही उसने अपने लोगों को बेन के परिवार वालों का पता लगाने को कहा। थोड़ी देर बाद बेन अपने पिता पैट्रिक के घर पहुंचा। पैट्रिक ने कहा कि मेरा एक ही सपना है कि तुम मुझसे मिलने आए, लेकिन खजाने के बारे में नहीं। जिस पर बेन ने कहा कि हाँ, तो मैं आपसे मिलने ही तो आया हूँ, पापा बेटा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, मजा आएगा। बस एक बार वो लेटर्स होंगे आपके पास, वो दे दो मुझे, फिर करते हैं टाइम स्पेंड। इस बात से पैट्रिक बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि किसी की गलती से सीखते हो कि नहीं तुम? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस खजाने को ढूंढने में झोंक दी, तुम भी अपनी जिंदगी ऐसे ही खराब करना चाहते हो? उसने कहा कि ऐसा कोई खजाना है ही नहीं, ये सिर्फ देश के दुश्मनों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है, ये बस ऐसे ही कहानी बना दी है किसी ने। लेकिन बेन ने अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने उस डॉक्यूमेंट के पिछले हिस्से की जांच की तो उन्हें कुछ खास कोड्स मिले जो उन चिट्ठियों से जुड़े हुए हैं जिनके लिए वो यहाँ आए थे। जब बेन ने दोबारा पैट्रिक से वो चिट्ठियाँ मांगी तो पैट्रिक ने कहा कि मैंने तो पहले ही उन्हें फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम को दे दिया है। ये सुनकर बेन एबिगेल और राइली के साथ वहाँ से चला गया। जब FBI पैट्रिक के घर पहुंची तो उन्हें सिर्फ पैट्रिक एक कुर्सी से बंधा हुआ मिला। उसने कहा कि मेरा बेटा ऐसे ही बांध के चला गया मुझे, साथ में मेरी गाड़ी भी ले गया वो। जिसके बाद सेडुस्की ने तुरंत अपने लोगों को गाड़ी का नंबर ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ इयन को भी समझ आ गया कि जो सुराग उन्हें उस जहाज में मिला था वो उन्हीं चिट्ठियों से जुड़ा हुआ है। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि फिलाडेल्फिया में उन लेटर्स की कॉपीज हैं और वो तुरंत वहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। राइली जब वो कोड पता लगाने की कोशिश कर रहा था तो एक छोटा बच्चा उसके पास आया। राइली से हो ना हो, लेकिन उस बच्चे ने सारे कोड बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिए। इयन भी वहाँ टाइम पर पहुँच गया और वो लड़का जब आखिरी वर्ड का पता लगाने जा रहा था तो इयन से टकरा गया। इयन ने देखा कि ये लड़का कुछ तो पेपर में सॉल्व कर रहा है, तो उसने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक लड़का वापस पहुंचा तब तक राइली वहां से निकल चुका था, क्योंकि राइली ने खुद ही आखिरी वर्ड का पता लगा लिया था। जिसके बाद वो सीधा बेन और एबिगेल के पास पहुंचा ताकि उन्हें वो कोडेड मैसेज बताए जो उसने लेटर्स से निकाला था। इसके बाद बेन, एबिगेल और राइली तीनों मैसेज को डिकोड करने में लग गए। उन्होंने हिसाब लगाया कि जरूर ये सुराग इंडिपेंडेंस हॉल के बाहर वाली घड़ी की तरफ इशारा करता है। ये समझ में आते ही तीनों वहाँ के लिए निकल
पड़े ताकि अगला क्लू जल्द से जल्द ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ इयन ने भी उस स्कूल वाले लड़के को पैसे देकर ये पता लगा लिया कि आखिर उसने राइली को क्या बताया था। जल्द ही इयन भी इंडिपेंडेंस हॉल की तरफ निकल पड़ा। वहाँ बेन ने घड़ी की डायरेक्शन को फॉलो किया और देखा कि दीवार की एक ईंट पर एक खास निशान है। उसने उस निशान वाली जगह से ईंट हटाई और अंदर एक पुराना सा चश्मा मिला। ये एक खास तरह का चश्मा था। बेन तुरंत एबिगेल और राइली के पास गया और उन्हें वो चश्मे दिखाए। फिर बेन ने वो चश्मा पहना और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे वाले मैप को देखा। तब उसे एक खास निशान दिखाई दिया और उसके पास ही कुछ शब्दों में लिखा हुआ मैसेज भी था। लेकिन उसी वक्त उन्होंने देखा कि इयन अपने लोगों के साथ वहाँ घूम रहा है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अलग अलग हो जाएंगे। एबिगेल और राइली के पास वो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट था और वो जल्द ही उसे साथ लेकर निकल गए। इयन से बचते बचते वो दोनों काफी दूर निकल गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एक बस उनके बहुत करीब आ गई और उनकी टक्कर होने ही वाली थी। इसी अफरा तफरी में इयन ने उनसे डिक्लेरेशन का वो डॉक्यूमेंट छीन लिया। एबिगेल और राइली ने तुरंत बेन को फोन किया और बताया कि क्या हुआ है। बेन ने कहा कि सब जल्दी से गाड़ी के पास मिलते हैं। लेकिन एफबीआई को बेन की गाड़ी पहले ही मिल चुकी थी और जैसे ही बेन वहाँ पहुँचा तो एफबीआई ने उसे अरेस्ट कर लिया। एबिगेल और राइली समय से थोड़ा लेट पहुंचे और एफबीआई को देखते ही चुपके से वहाँ से भाग निकले। एफबीआई की कस्टडी में बेन ने एजेंट सेडुस्की को पूरी कहानी बताई, किस तरह इयन ने वो डॉक्यूमेंट छीना, किस तरह वो एक के बाद एक पहेलियां सुलझाते रहे। जब सेडुस्की ने बेन के पास से मिले चश्मे देखे तो बेन को समझ आया कि उन्हें एक और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी अचानक उसके फोन पर इयन का कॉल आया। एफबीआई वालों ने कहा कि इससे स्पीकर पर बात कर। इयन ने बेन को धमकी दी कि चश्मे लेकर एक पब्लिक प्लेस में उससे मिलने आए और अगर उसने एफबीआई को कुछ भी बताया तो वो उसके दोस्तों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब एफबीआई इयन जैसे अपराधी को पकड़ने का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने बेन से कहा कि प्लान के मुताबिक ही उससे मिलने जाओ और फिर हर तरफ अपने आदमी तैनात करती है। जब बेन इयन से मिलने गया तो पता चला कि ये पूरी की पूरी उनकी चाल थी। अचानक ही इयन के लोग आए और बेन को वहाँ से छुड़ा ले गए। रास्ते में एबिगेल ने बेन को कॉल किया और बताया कि उसने इयन के साथ डील की थी ताकि बेन को छुड़ा सके, लेकिन इसके लिए बेन को उसे खजाने तक ले जाना होगा। जब इयन और बेन दोबारा से मिले तो इयन ने वो डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट और वो पुरानी पाइप वापस दी, वही जो जहाज में मिली थी। फिर इयन ने बेन से पिछला क्लू मांगा। जब बेन ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, तब इयन ने दिखाया कि उसने बेन के पिता पैट्रिक को किडनैप कर रखा है। इस धमकी के बाद बेन को सच कबूलना पड़ा और उसने बताया कि जो निशान उसने मैप में देखा था वो एक चर्च का सिंबल है। जल्द ही वो तीनों उस चर्च तक पहुंच गए। बेन ने फिर से उन खास चश्मों का इस्तेमाल किया और मैप को देखा। इस बार उसे एक अलग सा सुराग मिला, एक अजीब सा नाम। सब कंफ्यूज हो गए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तब उन्हें समझ आया कि चर्च के नीचे लोगों को दफनाने की जगह है। जिसके बाद इयन और उसके सभी साथी तुरंत ही नीचे चले गए। पैट्रिक ने चुपके से बेन को बताया कि उन्हें कोई तरीका ढूंढना होगा इयन से छुटकारा पाने का, क्योंकि जब तक हम इयन के काम आएंगे तब तक ही जिंदा है, उसके बाद मार देगा हमें। तभी इयन ने फोन किया और बेन से पूछा कि अगला क्लू क्या है। मैप में लिखे नाम को ढूंढकर उन्होंने वहाँ से दीवार तोड़ी जिसके पीछे एक सुरंग जा रही थी। इयन ने बेन से कहा कि वो आगे चले। अंदर जाने के बाद उन्हें एक बहुत पुरानी जगह मिली जिसे शायद सालों से नहीं खोला गया था। वहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ और एक पुरानी लिफ्ट भी थी। पैट्रिक ने सबको कहा कि ये लकड़ी की सीढ़ियाँ खतरनाक हैं, इतने सालों से कोई आया नहीं है यहाँ पे, टूट जाएंगी। लेकिन इयन ने सबको जबरदस्ती नीचे जाने को कहा। जब सभी लोग उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तभी अचानक से बहुत सी सीढ़ियां टूट गई। इस घटना में शॉ नीचे गिरकर मारा गया। अब वो पूरा हिस्सा टूट रहा था और बाकी सबको लिफ्ट के ऊपर कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। उस लिफ्ट ने उन्हें खाली कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। इयन ने बेन से पूछा कि खजाना कहाँ है। बेन ने दिखावा किया कि उसे भी कुछ नहीं पता। इयन ने गुस्से में उन्हें धमकी दी कि अगर बेन ने कुछ नहीं बताया तो वो उन्हें यहीं पर छोड़कर चला जाएगा। तभी पैट्रिक ने कहा कि अगला सुराग इस लालटेन के अंदर है। उसने ये भी कहा कि ऐसी ही एक लालटेन बॉस्टन की चर्च में भी है, तो खजाना शायद वहीं पर होगा। इयन फिर भी उन्हें वहीं छोड़ के चला गया, ये कहकर कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा ना तो वापस आऊंगा तुम लोगों के लिए। इस पर राइली ने परेशान होकर कहा कि हम यहीं मरने वाले हैं। तब बेन और पैट्रिक ने राइली और एबिगेल को बताया कि उन्होंने इयन से झूठ कहा था, वो लालटेन तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। फिर उन्होंने एक और क्लू ढूंढा जो उन्हें एक नए कमरे तक ले गया। उस कमरे के अंदर की जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनसे पहले कोई और वहाँ आ चुका हो। बेन थोड़ा उदास हो गया और अपने पिता पैट्रिक से कहा कि आप हमेशा सही कहते थे, शायद कोई खजाना है ही नहीं। इस पर पैट्रिक ने कहा कि नहीं, इतना हताश होने की जरूरत नहीं है, बस हमसे पहले कोई पहुंच गया यहाँ पे। लेकिन बेन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो अब भी दीवारों में सुराग ढूंढता रहा। तब उसने कुछ खास ताले देखे जिनमें से एक लॉक मिसिंग था। उसका आकार बिल्कुल उस पाइप जैसा था जो उन्हें उस जहाज में मिली थी। बेन ने पाइप निकाली और लॉक में फिट की और जैसे ही लॉक घुमा तो एक सीक्रेट रूम खुल गया और आखिरकार उसके पीछे था खजाना। पूरा कमरा खजाने से भरा हुआ था। पुरानी किताबें, गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरी, एंटीक आइटम्स वगैरह वगैरह। जो चीज पैट्रिक और उसके पिता ने सालों तक ढूंढी थी वो यहाँ थी। सब लोग खुशी से झूम उठे।
थे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें बाहर जाती हुई सीढ़ियां भी मिल गई। बेन सबसे पहले बाहर निकला और वहाँ उसे एक आदमी मिला। बेन ने उससे फोन मांगकर सेड्यूस्की को कॉल किया। सेड्यूस्की कुछ ही देर में आ गया और बेन ने उसे खजाने के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसने कुछ कंडीशन रखी। पहली थी कि एबिगेल के ऊपर कोई एक्शन न लिया जाए, खजाने को ढूंढने का पूरा श्रेय उसे और उसके परिवार को मिले, राइली को भी खजाने में से कुछ हिस्सा दिया जाए और सबसे जरूरी बेन जेल ना जाए। सेड्यूस्की ने उसकी सारी शर्तें मान ली और बाद में इयन को भी पकड़ लिया जब वो बॉस्टन की चर्च में घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही दिनों में ये खजाना दुनिया भर के म्यूजियम्स में भेज दिया गया। एक दिन सब लोग मिलकर मजे उड़ा रहे थे, लेकिन राइली थोड़ा गुस्सा था। उसने बेन से कहा कि तुमने सरकार का दिया हुआ पैसा ठुकरा क्यों दिया? रिकी ने कहा कि भाई इतना कुछ था, कुछ तो ले लेते। बेन हंसा और आगे से जवाब नहीं दिया। राइली अपनी नई कार में बैठा जिससे पता चलता था कि उसे भी बढ़िया पैसे मिले हैं सरकार से। खैर उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि बेन और एबिगेल ने शादी कर ली है और आखिर में वो अपने नए घर के अंदर चले गए।